ओडेन और व्हाइट बियर्ड की दोस्ती की चर्चे तो बहुत है, लेकिन सब ये पूछते हैं कि जब उसी ओडेन को वानो में पकौड़ों की तरह तला जा रहा था तब व्हाइट बियर्ड उसकी मदद करने क्यों नहीं आया। चैप्टर नंबर 999 में हमने एक फ्लैशबैक में देखा था कि एस टीच को पकड़ने के लिए जब वानो जाने की जिद कर रहा था तब मार्को ने उसे बताया था कि जब वानो में ओडेन और उसकी फैमिली के साथ ये सारी ट्रेजेडी हो रही थी तब एक्चुअल में व्हाइट बियर्ड क्रू को इस बात का पता ही नहीं था। और उन सभी को इस इंसिडेंट का पता तब लगता है जब इस ट्रेजेडी को कई साल बीत चुके थे। पर उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि भले ही व्हाइट बियर्ड ओडेन की उस समय सही टाइम पर मदद नहीं कर पाया, पर वो उसका रिवेंज तो काइडो से ले ही सकता था, पर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। व्हाइट बियर्ड जब पहली बार वानो पहुंचा तब शिप से उतरते ही उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाकी महसूस की, और वो हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उससे लड़ने के लिए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ने खुद अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हाकी थी कोजुकी ओडेन की। अब क्योंकि ओडेन का ड्रीम था कि उसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, इसीलिए उसने व्हाइट बियर्ड से दोस्ती कर ली और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए वो चढ़ गया व्हाइट बियर्ड की शिप पर। और तभी से ओडेन और व्हाइट बियर्ड आर गुड फ्रेंड्स। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई, इतनी गहरी कि व्हाइट बियर्ड ओडेन को अपना छोटा भाई मानने लगा था। और तो और जब ओडेन ने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए रॉजर की शिप पर जाने के लिए व्हाइट बियर्ड से परमिशन मांगी तो व्हाइट बियर्ड ने उससे जाने दिया। अब क्योंकि व्हाइट बियर्ड अपने साथी क्रू मेंबर्स को अपना परिवार मानता था और वो किसी को भी अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकता था, बट फिर भी उसने ओडेन को रॉजर की शिप पर जाने दिया। पर रॉजर के साथ लाफ टेल पर पहुंचने के बाद जब रॉजर ने क्रू को डिसबैंड कर दिया तो ओडेन को वापस वानो जाना पड़ा। अब इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी आखिर क्यों व्हाइट बियर्ड ने ओडेन का बदला लेना सही नहीं समझा। चैप्टर 999 में ही मार्को हमें और एक चीज बताता है कि उन्होंने रिवेंज के बारे में कई बार सोचा, पर व्हाइट बियर्ड ने उन्हें मना कर दिया, ये सोचकर कि इसमें कई जाने जाने वाली है। सेम बात उसने एस से भी कही थी कि अभी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड से बदला लेना सही नहीं रहेगा। उसके हिसाब से ये दोनों सिचुएशंस एक ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें दुनिया की और भी फोर्सेस इंगेज होगी और लाइफ का काफ़ी लॉस होगा। पर फिर कुछ दिनों बाद ही व्हाइट बियर्ड खुद ही आयरनी दिखाते हुए मरीन फोर्ड में अपने सारे एलाइज के साथ पहुंच जाता है। तो क्या व्हाइट बियर्ड हिपोक्रेट है? किसी एक मेंबर लाइक थैच एंड ओडेन का रिवेंज लेने के लिए तो वो अपनी शिप से एक कमांडर भी नहीं भेज पाता, और वही एस के लिए वो गवर्नमेंट के साथ ऑल आउट वॉर पर भी चला गया। तो इसका जवाब है नहीं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें तीनों केसेस में व्हाइट बियर्ड की मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। फर्स्ट केस यानी कि ओडेन के केस में जब तक सिचुएशन का पता व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ओडेन इस दुनिया में नहीं था और 9 अकाज़ायास भी अलग हो चुके थे और वानो के लोग कंप्लीटली काइडो के डोमिनियन में आ चुके थे। अब क्योंकि ओडेन जिंदा नहीं था तो वॉर जीतने पर भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल हासिल नहीं हो पाता। ये वॉर शुरू तो होती व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और एनिमल पायरेट्स के बीच, बट जब ये बात पायरेट वर्ल्ड में फैलती तो कहीं ना कहीं सारे पायरेट्स किसी न किसी एक साइड को चूज करने के लिए मजबूर हो जाते, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। फाइट तो 2 कंट्रीज के बीच शुरू हुई पर वो कन्वर्ट हो गई वर्ल्ड वॉर में, और इससे विलिंगली वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की जान तो गई ही, साथ ही कई इनोसेंट लाइफ्स भी चली गई। सिमिलर चीज व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वर्सेस एनिमल पायरेट में भी होती। ये वॉर महज एक रिवेंज ना होकर वर्ल्ड वॉर बन जाती, जिससे जो लोग रिवेंज का पार्ट नहीं है वो भी इसमें पिस जाते, जो कि व्हाइट बियर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब तुम लोग कहोगे कि लूफी ने भी काइडो के अगेंस्ट वॉर की थी और उसमें भी वानो के कई लोग मारे गए, तो व्हाइट बियर्ड भी ऐसी ही एक वॉर कर सकता था। पर अगर हम लॉजिकली सोचे तो यहाँ काइडो ने लूफी और बाकी पायरेट्स को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। एलाइज के नाम पर विलन के साइड में बस काइडो और बिग मॉम थी, और बिग मॉम भी अपने पर्सनल रीजन से आई थी, और लूफी वाली साइड में जितने लोग थे उन सबके पास कोई ना कोई रीजन था लड़ने का। और रही बात वानो के लोगों की, तो वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन के लिए लूफी के साथ खड़े हुए थे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द एनिमल पायरेट्स। वही अगर व्हाइट बियर्ड वॉर शुरू करता तो बहुत से ऐसे लोगों को वॉर में अपनी जानें गंवानी पड़ती जो लोग वॉर चाहते ही नहीं। और अब क्योंकि अपोनेंट व्हाइट बियर्ड है तो काइडो भी इस वॉर को फुल स्केल में लड़ता, वो एलाइज इकट्ठा करता, वो बहुत सारी तबाही मचाता। जबकि लूफी के केस में ये एक गुरिल्ला वॉर था जहां उन्होंने सेलिब्रेशन को इन्फिल्ट्रेट किया और एंड में काइडो एंड लूफी 1v1 में कन्वर्ट हुआ, जिससे उतने बड़े स्केल पर लाइफ का लॉस नहीं हुआ। यहाँ हमें ये समझ आता है कि व्हाइट बियर्ड एक बहुत ही काम एंड कंपोज लीडर है। वो कोई भी एक्शन लेने से पहले सारे आउटकम्स पर ध्यान देता है और सोच समझकर अपने स्टेप्स लेता है। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्लैक बियर्ड, व्हाइट बियर्ड ने कहा था कि ही हैड अ बैड फीलिंग अबाउट इट,
और रही बात एस के केस में मरीन फोर्ड में जो हुआ, तो उस समय वॉर का बैटल ग्राउंड भी डिसाइडेड था और एक कॉमन एनिमी भी डिसाइडेड था और व्हाइट बियर्ड की जीत भी लगभग तय थी। वो वॉर बस रिवेंज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए थी। बट कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से, जैसे कि अपने ही क्रू मेंबर से धोखे से पॉइजन वाली स्वॉर्ड से स्टैब होना या फिर ब्लैक बियर्ड का उस वॉर में हिस्सा लेना, इन इवेंट्स ने वॉर में व्हाइट बियर्ड का पलड़ा हल्का कर दिया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ऑलमोस्ट जीत गए थे, पर एस की एक बहुत ही बड़ी गलती की वजह से उस वॉर में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सारा क्रू और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स डिसबैंड हो गए। तो यार मुझे तो हर केस में व्हाइट बियर्ड्स के एक्शन जस्टिफाइड लगे और वो एक्शन से दिखाते हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है। अब इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें वन पीस का बेस्ट क्रू देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और मुझे सब्सक्राइब करो राइट वाले आइकन पर क्लिक करके। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।